नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के पॉडकास्ट कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और जिसके अंतर्गत हमारा जो स्रोत है वो है लक्ष्मीकांत की पुस्तक। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। तो मूल अधिकारों के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से सारे मूल अधिकार पढ़ लिए थे और अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 33, 34, 35। तो दोस्तों, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं सशस्त्र बल और मूल अधिकार। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, यदि मैं बात करूं सशस्त्र बल और मूल अधिकारों की तो हमारे संविधान के आर्टिकल 33 में ये कहा गया है कि संसद को, मतलब अपनी जो पार्लियामेंट है, केंद्रीय विधायिका है, उसको ये अधिकार है कि वहाँ जो सशस्त्र बल होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, पुलिस के बल होते हैं, या हमारी जो खुफिया एजेंसी होती हैं, रॉ हुई, ऐसी जो एजेंसियां हैं, या सीबीआई वगैरह हुई, इनके मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब संसद को अधिकार है कि ऐसी सेवाओं के अधिकारियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये सेवाएं ऐसी हैं कि इन सेवाओं में अगर अच्छे से काम करना है, इन सेवाओं की क्वालिटी को बनाए रखना है, तो महत्वपूर्ण है कि अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मूल अधिकारों को थोड़ा सा संकुचित किया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत विधि निर्माण का जो अधिकार या कानून निर्माण का अधिकार है, ध्यान रखें, सिर्फ संसद को है, ना कि किसी राज्य के विधान मंडल को। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यदि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है इसको लेकर, आर्टिकल 33 के एक तरीके से लागू करने को लेकर, तो इसे हम जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। और आप देखेंगे दोस्तों कि इसके बाद कई कानून बनाए गए, जैसे कि हमारा जो सैन्य अधिनियम है 1950 वो बनाया गया, नौसेना अधिनियम 1950 बनाया गया, वायुसेना का अधिनियम 1950 बनाया गया। ऐसे ही पुलिस बल जो अधिकारों पर निषेध अधिनियम है 1966 वो बना। उसके बाद हमने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम बनाए। कुल मिलाकर ऐसे कई अधिनियम बने थे जो कि हमारे जो सशस्त्र बल है उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं, उनको किसी भी संगठन का सदस्य बनने से रोकते हैं। साथ ही साथ वो किसी राजनीतिक दल का भी सदस्य नहीं बन सकते हैं। वो प्रेस, जो मीडिया है, उससे भी वो मुखातिब नहीं हो सकती है, मतलब अपनी बात प्रेस में नहीं रख सकती हैं। साथ ही साथ वो कोई प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं, बैठकों आदि में भाग नहीं ले सकती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे इन कानूनों के माध्यम से व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि जो हम बात करते हैं सैन्य बल शब्द का, तो सैन्य बल जो शब्द है, ध्यान रखें इसमें सिर्फ वे ही लोग नहीं हैं जो लड़ाई में भाग लेते हैं, बल्कि इसमें सेना में काम करने वाले सभी तरीके के व्यक्ति, चाहे सेना में नाई का काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, ये सभी लोग जो सेना से जुड़े होते हैं वो सारे के सारे लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 34 की तरफ, 34, जो कि मार्शल लॉ से संबंधित है। और ये सीधा सा कहता है कि आर्टिकल 34 के अंतर्गत मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है मार्शल लॉ लागू हो। और मार्शल लॉ लागू होने का मतलब होगा दोस्तों कि अगर मान के चलिए किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया तो फिर वहाँ के नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे ये जो शक्ति दी गई है, ये संसद को शक्ति दी गई है कि मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जो वो आप देखेंगे कि आदेश देने के लिए, कोई वैधता प्रदान करने के लिए संसद जो है विधि निर्माण कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन आपको कुछ चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो मार्शल लॉ होता है भारत के किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है, लेकिन पूरे भारत में नहीं लगाया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि असाधारण परिस्थितियों में ये लगाया जाता है, जैसे कि कहीं पर कोई दंगे हो गए हैं, आप देखेंगे अशांति फैल गई है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब लगता है कि पूरे क्षेत्र में स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, तब द्वारा से व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है। और ध्यान रखो, जब ये मार्शल लॉ लगाया जाता है तो जो सेना होती है या सैन्य प्रशासन होता है उसको असाधारण या मतलब व्यापक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे व्यापक अधिकारों
के कारण वो कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को मृत्युदंड भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आप को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्शल लॉ जो है हमारे एक तरीके से संविधान में कहीं भी व्यक्त नहीं किया गया है। तो ये चीज़ है। और वैसे हम अगर देखें कि जो मार्शल लॉ की संविधान में कहीं व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीधा सा सैन्य शासन या सेना का शासन। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो मार्शल लॉ है और जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत, उनमें क्या अंतर है? तो अंतर स्पष्ट है। जैसे कि आप देखेंगे मार्शल लॉ जब लगता है तो सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो मूल अधिकारों को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य के संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी प्रभावित होती हैं, जैसे कि संसद आदि का कार्यकाल भी बढ़ जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे जब मार्शल लॉ लगता है तब ये सरकार और साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित कर देता है। कहने का मतलब जिस जगह पर मार्शल लॉ लगता है वहाँ पर सरकार काम नहीं करती है फिर, और ना ही वहाँ पर न्यायालय काम करते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तब सरकार भी काम कर रही होती है और न्यायिक प्रक्रिया भी चल रही होती है। यदि हम तीसरे अंतर की बात करें तो आप देखेंगे मार्शल लॉ जहाँ पर लगता है इसका उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह उस क्षेत्र में द्वारा से कानून और व्यवस्था को लागू किया जाए, चाहे कैसे भी करना पड़े। इसी तरीके से आप देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल में होता ये है कि युद्ध के आधार पर आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों को सही होने पर जो है इन्हें, या हम बोल सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां होने तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है। साथ ही साथ आप देखेंगे मार्शल लॉ को आप देश के किसी एक विशेष क्षेत्र में ही लगा सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल आप देखेंगे पूरे देश में भी लगाया जा सकता है और साथ ही साथ किसी विशेष हिस्से में भी इसे लगाया जा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण अंतर है कि मार्शल लॉ जो होता है इसके लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, एक तरीके से यह अपरिभाषित है, अव्यक्त है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल आप देखेंगे संविधान में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये हमने देखा आर्टिकल 33 की बात हुई, आर्टिकल 34 की बात हुई, अंतर देखा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 35 की, जो कि कुछ मूल अधिकारों से संबंधित है, या हम बोल सकते हैं कि ये आर्टिकल 35 केवल संसद को ये अधिकार देता है कि वो कुछ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाए, या एक तरीके से कानून बनाने की जो शक्ति है संसद को प्रदान करता है। ध्यान रखें ये शक्ति जो है राज्य के विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है, और ऐसी स्थिति में संसद को अधिकार है कि मूल अधिकारों के लिए वो दंड की व्यवस्था भी कर सकता है, और साथ ही साथ इन्हें लागू करने के लिए विभिन्न चीज़ें स्थापित कर सकता है या विधियाँ स्थापित कर सकता है। तो आप देखेंगे इसके अंतर्गत संसद ने कई कानून बनाए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि संसद ने ये व्यवस्था की है कि किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार के लिए या नियुक्ति के लिए निवास की शर्त होगी या निवास की व्यवस्था होगी, जैसा कि आपने आर्टिकल 16 पढ़ा है। मतलब संसद को ये अधिकार है कि किसी विशेष क्षेत्र के नागरिकों के लिए निवास की शर्त को स्थापित कर सकती है रोजगार के लिए। इसी तरीके से आप देखेंगे संसद को ये भी अधिकार है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की जो शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय को भी सौंप सकती है। कहने का मतलब आर्टिकल 32 के तहत इसका विस्तार कर सकती है। तीसरा आप देखेंगे संसद को ये अधिकार है कि सशस्त्र बलों के, पुलिस बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, जैसा कि हमने आर्टिकल 33 में पढ़ा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आर्टिकल 34 के तहत जो मार्शल लॉ के दौरान जो कार्य किए जाते हैं उनकी क्षतिपूर्ति होगी या कितनी होगी, तो उसके लिए भी जो है विधि बनाने का काम संसद के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे संसद ने जो है कई मूल अधिकारों को लागू करने के लिए दंड की व्यवस्था की है, सजा की व्यवस्था की है, जैसे कि आप अस्पृश्यता अधिनियम को देख सकते हैं, आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए बनाया गया है। ऐसे ही आप देखेंगे मानव के दुर्व्यापार को रोकने के लिए भी अनुच्छेद जो 33 के अंतर्गत कानून बनाया गया है। तो कुल मिलाकर संसद को यह अधिकार होता है कि वो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है और उसके अंतर्गत दंड की व्यवस्था भी कर सकती है।
तो कुल मिलाकर ये चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं एक प्रमुख अधिकार की, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं। और संपत्ति के अधिकार की हम मूल स्थिति जानेंगे, साथ ही साथ वर्तमान स्थिति जानेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 में पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। उनमें से संपत्ति का अधिकार भी एक मूल अधिकार था। और ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत दो जगह पर शामिल था। एक तो आर्टिकल 19 में और दूसरा आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो शामिल था वो कहता था कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहित करने का, उसको रखने का और उसको निपटाने का अधिकार है। मतलब कोई भी जो व्यक्ति है, सॉरी व्यक्ति नहीं, नागरिक, क्योंकि आर्टिकल 19 नागरिकों के लिए है, तो वो व्यक्ति जो है संपत्ति को अधिग्रहित कर सकता है, उसे रख सकता है अपने पास और उसे बेच भी सकता है। यदि हम 31 की बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 31 जो है प्रत्येक व्यक्ति की बात करता था कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो आपका गैर नागरिक हो, अपनी संपत्ति के वंचन करने के खिलाफ उसे अधिकार प्रदान करता था। मतलब यदि उसे संपत्ति से निकाला जा रहा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है किसी भी पक्ष के द्वारा, तो उसे एक तरीके से मूल अधिकार प्रदान करता था। कहने का मतलब ये अधिकार कहता था आर्टिकल 31 का कि किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना या विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना उसकी संपत्ति से नहीं हटाया जा सकता है। तो इसमें ये बातें थी। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी कि जो राज्य होगा, सरकार होगी, किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से यदि वंचित करती है तो दो शर्तें होंगी। पहली, इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लिया जाना चाहिए। मतलब अगर आप किसी की संपत्ति ले रहे हैं तो पब्लिक जो है उद्देश्य के लिए लिया जाना चाहिए, जिससे कि जनता का हित हो, और साथ ही साथ उसके लिए हर्जाना भी दिया जाना चाहिए। तो ये पहली व्यवस्था थी, लेकिन बाद में आप देखेंगे इस कानून सॉरी इस अधिकार को लेकर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, काफ़ी विवाद उत्पन्न हुए, और सबसे अधिक विवादास्पद जो है ये मुद्दा रहा। और इसके फलस्वरूप संसद और उच्चतम न्यायालय के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसे हम संवैधानिक संकट भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे इसके बाद संविधान में कई संशोधन हुए, जैसे कि पहला संशोधन, चौथा संशोधन, सातवां संशोधन, 25वां, 39वां, 40वां और 42वां। तो कुल मिलाकर 5-6 संशोधन हुए थे। और इसके फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण काम किया गया। ध्यान रखें दोस्तों कि आर्टिकल 31 के अंतर्गत आर्टिकल 31 का ख ग को जोड़ा गया, और समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने अपने बाकी फैसले भी दिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आर्टिकल जो 19 था या आर्टिकल 31 था, उसमें परिवर्तन किया गया, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों को संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया, मूल अधिकारों की श्रेणी में से हटा दिया गया। कुल मिलाकर आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, और आर्टिकल 31 के अंतर्गत जो अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, और इसे एक नए शीर्षक के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसे हम बोलते हैं भाग 12। तो भाग 12 में अनुच्छेद 300 का को रखा गया, और व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित कर रहे हैं तो उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। कहने का मतलब संपत्ति का अधिकार आज भी हमारे संविधान में है, और साथ ही साथ ये संवैधानिक अधिकार होने के साथ साथ कानूनी अधिकार भी है, क्योंकि इसके लिए विधि का निर्माण भी किया गया है। लेकिन ध्यान रखें ये मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 में अब जगह नहीं बनाता है, और साथ ही साथ ये हमारे मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं है। तो आप देखेंगे संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार की तरह काम करता है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसे हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि संसद जो जो आप देखेंगे कि इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत निर्धारित किया जा सकता है। कहने का मतलब इसके लिए अब किसी संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सामान्य विधायी प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ही संसद इसमें चेंज कर सकती है। दूसरी प्रमुख चीज़ देखेंगे कि ये जो है, ये संपत्ति का जो अधिकार है वो सिर्फ कार्यकारी प्रक्रिया के खिलाफ ही निजी संपत्ति की रक्षा करता है, विधायी प्रक्रिया के खिलाफ नहीं। मतलब यदि कोई कानून का निर्माण होता है तो संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, लेकिन कार्यकारी प्रक्रिया के खिलाफ या कार्यकारी प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यदि इसका उल्लंघन होता है
तो उल्लंघन होने के मामले में आप देखेंगे आप सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप आर्टिकल 226 का प्रयोग कर सकते हैं और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। साथ ही साथ एक और प्रमुख चीज़ इसमें वर्तमान में शामिल है कि राज्य के द्वारा यदि संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो हर्जाने की कोई भी गारंटी नहीं है। तो ये 4 बातें वर्तमान में जो है संपत्ति के अधिकार में शामिल की गई हैं संशोधनों के बाद, लेकिन फिर भी आप देखेंगे 2 बातें अभी भी शामिल हैं, जैसे कि यदि सरकार के द्वारा किसी अल्पसंख्यक संस्थान का अधिग्रहण किया जाता है तो आप देखेंगे उसके लिए उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी। साथ ही साथ यदि राज्य के द्वारा किसी उपजाऊ भूमि का या ऐसी भूमि का जिस पर फसल उग रही है उसका अधिग्रहण किया जाता है तब भी आप देखेंगे कि आपको क्षतिपूर्ति जो है सरकार से मिलेगी। तो ये 2 स्थितियां ऐसी हैं जब सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर कुल मिलाकर देखा कि हमारे संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति यह है कि यह एक मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है या एक विधायी अधिकार है। अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों के अपवादों की। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 31 का 31 खा और 31 गा ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है एक तरीके से संशोधन है जो बाद में हमारे संविधान में जोड़े गए, और वास्तव में ये तीनों के तीनों ही जो टॉपिक हैं वो कानूनों के संरक्षण की बात करते हैं, मतलब कुछ कानूनों को संरक्षित करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें 31 का की, तो ये कहता है कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, मतलब यदि संपदा संपत्ति का अर्जन किया जाता है, अधिग्रहित किया जाता है तो ऐसे कानूनों को संरक्षण दिया गया है। कुल मिलाकर ऐसी श्रेणी में आप 5 श्रेणियां शामिल हैं ऐसे कानूनों की श्रेणी में जिन्हें संरक्षण मिलता है। और संरक्षण का सीधा सा मतलब है कि यदि ये कानून के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण होता है तो राज्य को न्यायिक समीक्षा से मुक्ति प्रदान की गई है। कहने का मतलब ऐसे कानूनों की जो है न्यायिक समीक्षा 31 का के अंतर्गत नहीं होगी। अगर आप इसमें देखें तो जैसे कि राज्य के द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और उससे संबंधित अधिकार से संबंधित जो विधियाँ हैं वो इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ राज्य के द्वारा संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित जो अधिकार हैं उससे संबंधित विधियाँ हैं। साथ ही जो निगम होती हैं उनके सम्मिश्रण से संबंधित विधियाँ इसमें शामिल हैं। साथ ही निगम के शेयर धारकों से संबंधित अधिकारों की भी बात इसमें की गई है, और खनन पट्टे के पुनर्निर्धारण या उसकी समाप्ति की बात इसमें की गई है। तो कुल मिलाकर आप ध्यान रखिए कि आर्टिकल 31 का संरक्षण प्रदान करता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आर्टिकल 31 खा और 31 गा। तो ध्यान रखें कि आर्टिकल 31 खा है 9वीं अनुसूची से संबंधित है, और कुल मिलाकर ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून रखे गए हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है। और साथ ही साथ इसका जो दायरा है वो आप देखेंगे 31 जो का है उससे ज़्यादा है, या हम बोल सकते हैं कि जो अभी हम पढ़ के आए हैं टॉपिक जिसमें हमने 5 स्थितियों में देखा कि कानूनों को संरक्षण मिलता है, लेकिन आप अगर 31 खा देखेंगे तो इसमें संरक्षण का जो दायरा है वो काफ़ी व्यापक है। तो ये सीधा सा कहता है कि 31 खा 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करती है। कहने का मतलब यदि कोई कानून आपकी 9वीं अनुसूची में शामिल है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तब भी उसे संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि पहले इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा से हम इसे उन्मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, और इसलिए 1973 के बाद जो भी कानून या जो भी विधियां 9वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। साथ ही साथ आपको जानना चाहिए कि जब ये अनुसूची बनी थी उस समय इसमें 13 कानूनों को रखा गया था, लेकिन वर्तमान में आज इनकी संख्या 300 से अधिक है। और आप देखेंगे आपसे पूछा भी जाता है कि अनुसूची 9 में किससे संबंधित कानून है, तो आप देखेंगे जमींदारी प्रथा या भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 31 गा की। तो आप देखेंगे ये वास्तव में कुछ निदेशक तत्वों को या जो हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं उनको प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति की बात करते हैं। मतलब
कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तब भी जो है नीति निर्देशक तत्व लागू किए जाएंगे। तो इसमें कुल ये कहा गया है कि यदि आर्टिकल 39 खा और 39 गा के जो नीति निर्देशक तत्व हैं सरकार उन्हें लागू करती है और लागू करते समय आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता है तो ध्यान रखें तब भी वो कानून लागू हो जाएगा। कुल मिलाकर मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि जहाँ पर आर्टिकल 39 या हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर आर्टिकल 31 गा आता है वहाँ पर आर्टिकल 14 समाप्त हो जाता है या पलायन कर जाता है। तो ये लाइन मैंने आपको बताई थी पहले। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे काफ़ी लंबी प्रक्रिया चली, केशवानंद भारती मामले से भी ये संबंधित रहा और कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति ये है कि आर्टिकल 39 खा और गा से संबंधित जो अधिकार हैं आपके नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संपत्ति से संबंधित हैं जो, या हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संपदा से संबंधित हैं, तो उनको लागू करने के लिए आप आर्टिकल 14 का विरोध कर सकते हैं या उसे लागू नहीं होने दे सकते हैं। तो ये था कुछ मूल अधिकारों के अपवाद के संबंध में। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं रिट, और जो हमारा अंतिम टॉपिक है रिट, रिटों के प्रकार और उसका क्षेत्र। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को जो है रिट जारी करने का अधिकार है जब भी किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। आप जानते भी होंगे कि 5 तरीके की रिट होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। तो ये 5 रिटों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे कि आप देखेंगे संसद जो होती है, संसद को ये अधिकार होता है कि वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय को भी ये अधिकार दे सकता है कि वो रिट जारी कर दे, लेकिन वर्तमान स्थिति आप देखेंगे ऐसी कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। और एक और चीज़ आपको जाननी चाहिए कि 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई और आपका मद्रास उच्च न्यायालय थे जो रिट जारी कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में सभी उच्च न्यायालय जो हैं रिट जारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिट शब्द की। तो ये रिट शब्द क्या है? तो जो अंग्रेजी कानून है ब्रिटेन से ये शब्द लिया गया है और इसका मतलब होता था विशेषाधिकार रिट, और पहले इसे राजा के द्वारा जारी किया जाता था और इसे न्याय का झरना भी कहा जाता था। कहने का मतलब रिट विशेष तरीके की प्रक्रिया थी जिसके तहत लोग न्याय की उम्मीद करते थे। बाद में ये रिट जारी करने का काम जो है वहाँ के न्यायालय के द्वारा जो है किया जाने लगा और उसके माध्यम से ब्रिटिश लोगों के अधिकारों को या उनकी स्वतंत्रता को जो है एक तरीके से संरक्षित किया गया। अब हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट संबंधी क्षेत्राधिकारों में क्या अंतर है। तो आपको 3 अंतर मुख्य रूप से जानना है। पहला अंतर ये है कि उच्चतम न्यायालय जो होते हैं केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर ही रिट जारी कर सकते हैं। मतलब जब किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तभी जो है वो उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, जबकि आप देखेंगे उच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों को लेकर भी साथ ही साथ अन्य किसी उद्देश्य को लेकर भी रिट जारी कर सकती है। और यहाँ पर मैंने बात की कि किसी अन्य उद्देश्य को लेकर, तो इसका मतलब होता है किसी भी अन्य सामान्य कानूनी अधिकार को लेकर भी रिट जारी की जा सकती है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय का जो रिट जारी करने का जो अधिकार क्षेत्र है, या हम बोल सकते हैं कि वो जो क्षेत्राधिकार है वो उच्च न्यायालय से कम है, क्योंकि उच्च न्यायालय कई मामलों में रिट जारी कर सकती है जबकि उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में। इसी तरीके से आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय जो है वो किसी व्यक्ति को लेकर या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकती है पूरे देश में, जबकि आप देखेंगे उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति को लेकर या संबंधित राज्य की सरकार को लेकर ही रिट जारी करती है। तो हम बोल सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र है, मतलब रिट जारी करने की जो सीमा है वो उच्च न्यायालय से ज़्यादा होती है। यदि हम तीसरी बात करें तो तीसरा कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप देखते हैं, जानते भी हैं कि जो ट्रीटमेंट है वो अपने आप में एक मूल अधिकार है, और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय कभी भी अपने आर्टिकल 32 के तहत लोगों को जो अधिकार मिला है उसको नकार नहीं सकता है।
जबकि आप देखेंगे उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत जो भी अधिकार मिला है वो उसका विवेकानुसार है, मतलब उसको नकार भी सकता है। और यही कारण है दोस्तों कि हम उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक या गारंटीकर्ता कहते हैं। तो आपको यही बताना होता है, गारंटीकर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो है नकार नहीं सकता। अब हम पढ़ते हैं रिटों के प्रकार, जिसमें 5 प्रकार हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए या को सामने लाया जाए। तो वास्तव में ये जो रिट है उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय के द्वारा जारी आदेश होता है जिसे किसी दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। तो इसमें कहा जाता है कि आपने जिस व्यक्ति को रखा है उसको प्रस्तुत किया जाए, और ऐसी स्थिति में जब न्यायालय के सामने वो व्यक्ति लाया जाता है, वो मामले की जांच की जाती है, और यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध दिखता है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। साथ ही साथ ध्यान रखें, ये जो आपका आदेश है ये किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को जबरदस्ती हिरासत में रखा हो। एक और चीज़ हम ध्यान रखें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या अथॉरिटी के खिलाफ जारी किया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से भी जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि इसे कब जारी नहीं किया जा सकता। तो जब हिरासत कानून के अनुसार है तब इसे जारी नहीं कर सकते, या जो कार्रवाई की गई है व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है किसी विधानमंडल या विधायिका की अवमानना के लिए लिया गया है, या फिर किसी न्यायालय की अवमानना के लिए जो है उसकी गिरफ्तारी या हिरासत में लिया गया है, तब भी ये जारी नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ आप देखेंगे यदि जो हिरासत है वो न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई है तब भी इसे जारी नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा सा मतलब है कि अमुक व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। दूसरा रिट या आदेश होता है परमादेश, और इसका सीधा सा मतलब है कि हम आदेश देते हैं। वास्तव में ये कंट्रोल होता है जो न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को दिया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि आप अपने कार्यों को क्यों नकार रहे हैं, क्यों अपने कार्यों को करने से रोक रहे हैं अपने आप को। तो आप देखेंगे ये सार्वजनिक इकाइयों के खिलाफ भी जारी होता है, या अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं कोर्ट के निम्न न्यायालय उनके खिलाफ भी जारी होता है, तथा साथ ही साथ सरकार के खिलाफ भी जो है जारी किया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे ये जारी किसके विरुद्ध नहीं किया जाता। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको जानना है कि जो निजी व्यक्ति होते हैं उनके विरुद्ध ये जारी नहीं किया जा सकता है, या ऐसे विभाग जो गैर संविधानिक हैं उनके विरुद्ध भी ये जारी नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध भी यह जारी नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के विरुद्ध भी ये जारी नहीं किया जा सकता। तीसरी रिट है जिसे हम प्रतिषेध बोलते हैं, और इसका सीधा सा मतलब है रोकना। तो इस तरीके की जो रिट है वो उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या अपने जो अधीनस्थ जो ट्रिब्यूनल हैं उनको जो है जारी किया जाता है। और उनको जारी करने का कारण ये है कि जब निम्न न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करते हैं, मतलब उनका न्याय क्षेत्र नहीं है लेकिन वो सीमा से ऊपर जाकर काम कर रहे हैं, तब परमादेश जारी किया जाता है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखें ये वो आदेश है, ये वो रिट है जो सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जाती है। यहाँ पर मैं बात करूँ, एक शब्द आया है अर्ध न्यायिक प्राधिकरण या अर्ध न्यायिक संस्थाएं। तो इसका सीधा सा मतलब है अर्ध न्यायिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं दोस्तों जिनको निर्णय करने का अधिकार होता है, विवादों का निपटारा करने का अधिकार होता है। तो आप देखेंगे वैसे तो ये अधिकार न्यायालय को होता है, लेकिन न्यायालय अपने इस अधिकार का स्थानांतरण कर देती है, और उसके फलस्वरूप जिस संस्था को करती है वो एक अर्ध न्यायिक निकाय कहलाता है। अगला है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण का सीधा सा मतलब है प्रमाणित होना या सूचना देना। तो आप देखेंगे इसे भी एक उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या ट्रिब्यूनलों को जारी किया जाता है, और ये इनको जारी करने का सीधा सा जो वो मामला होता है वो वास्तव में लंबित मामलों के ट्रांसफ़र को लेकर होता है। तो ये भी एक तरीके का अधिकार है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं, वैसे तो ये जो रिट थी वो न्यायिक संस्थाओं या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ ही जारी की जाती थी, लेकिन बाद में 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि इसे जो है अन्य व्यक्तियों के खिलाफ या प्रशासनिक जो प्राधिकरण है उनके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। अंतिम जो रिट आती है जिसे हम बोलते हैं अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा आप देखेंगे इसका सीधा सा मतलब होता है वारंट के द्वारा या प्राधिकृत के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा। तो इसका सीधा सा मतलब है इसे किसी भी न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा जब किसी भी कार्यालय में अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है, या हम कुल मिलाकर सिंपल भाषा में समझें कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा लोक अधिकारी के द्वारा लोक कार्यालय का अवैध अनाधिग्रहण किया जाता है या लोक कार्यालय को एक तरीके से कैप्चर किया जाता है, उस समय जो है अधिकार परीक्षा को रिट को जारी करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको जानना है कि इससे पहले की जितनी भी रिटें थी, तो जितनी भी पहले की रिटें थी इसमें एक विशेषता ये थी कि इन्हें कोई भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी करवाया जा सकता था, ना कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि इस रिट की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई पांचवी रिट की कि अन्य चारों रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा। तो ये पांचवी जो है थोड़ी अलग तरीके की रिट है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती है और साथ ही साथ व्यवहार में प्रयोग भी की जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके ये रिट का टॉपिक हुआ। रिट के टॉपिक के साथ साथ आपका मूल अधिकारों का टॉपिक भी समाप्त हुआ और इसके बाद हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि अभी तक का जितना भी सिलेबस हुआ है आपको बेहतर रूप से चीज़ें समझ में आई होंगी और बेहतर रूप से आप जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों लगातार जुड़े रहिए, साथ ही साथ चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू।